तो एक्शनेबल क्लेम, अनियोज्य दावा क्या है, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में, धारा 3 में। तो सबसे पहले हम सेक्शन 3 के तहत एक्शनेबल क्लेम समझते हैं। धारा 3 में जो परिभाषा दी गई है एक्शनेबल क्लेम की, अनियोज्य दावा की, उसको इन व्यू ऑफ स्टडी, अध्ययन के दृष्टि से हम थोड़ा सा 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने प्रयास किया है इस नोट्स में उसी 3 पार्ट को बांध करके और आपको उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। तो सबसे पहले यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो वहां पर देखिए बेसिकली सिंपल सा लिखा है कि स्थावर संपत्ति के बंधक या जंगम संपत्ति के अडमान या गिरवी द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न किसी ऋण या जंगम संपत्ति, तो यहाँ पे कहता है कि कोई भी क्लेम जो किसी डेप्ट में किया जा रहा है वो डेप्ट किसी प्रकार से सिक्योर्ड डेप्ट ना हो। तो इसमें एक ध्यान रखना, अजमानती ऋण, अनसिक्योर्ड डेप्ट। अब सिक्योर्ड डेप्ट का मतलब क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी के पास गए कि भाई मुझे कुछ पैसा चाहिए उधार, सामने वाले ने कहा भाई सिक्योरिटी दो, तो आपने सिक्योरिटी में मान लो कि उसको अपना फ्लैट दे दिया, जमीन दे दिया, मकान दे दिया, दुकान दे दिया और पैसे लिए। बड़ा अमाउंट है तो आप जनरली स्थावर संपत्ति जो आपका इनमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सिक्योरिटी में रखते हो, इसको बोलते हैं मॉर्गेज। और यदि छोटा अमाउंट होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो जंगम संपत्ति होती है जैसे स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, उसको सिक्योरिटी में रखते हैं, उसको बोलते हैं प्लेस, गिरवी, है ना। मॉर्गेज के संबंध में हम इसी में पढ़ेंगे टीपीए में, और प्लेस जो है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया। धारा कौन सी है, 172, 172 में उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्लेस को यानी कि गिरवी को डिफाइन किया गया है। इसके बाद यहां पर एक शब्द और यूज करता है, हाइथोफिकेशन, है ना, हाइथोफिकेशन, अडमान। तो अब ये अडमान क्या होता है, अडमान, तो हाइथोफिकेशन भी एक चीज ध्यान रखना कि ये भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में होता है। जनरली ये शब्द यूज किया जाता है, जैसे मान लो कि आप लोग जब कोई भी स्कूटी वगैरह लेते हो, कोई भी मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो है तो आप लोन पे लेते हो, तो ऐसी कंडीशन में वो एक तरह से किस पर दिया जाता है, अडमान पे, यानी कि पैसा पहले, क्योंकि जब आप जिस कंपनी से लोन लेते हो तो वो कंपनी उस पर्टिकुलर वाहन का पैसा पहले ही उस कार कंपनी को दे चुकी होती है। फिर धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में आप पैसा किसको चुकाते हो, कंपनी को चुकाते हो, किसको चुकाते हो, कंपनी को चुकाते हो। तो चूंकि वाहन आप चला रहे हो, वाहन आप यूज कर रहे हो, लेकिन देखा जाए तो वो वाहन आपने खुद का पैसा देके नहीं खरीदा, उसका पैसा किसने दिया है, कंपनी ने दिया है। जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा मतलब जो भी कंपनी जहां से आपने वो फाइनेंस करवाया, फाइनेंस कंपनी जो है तो पैसा दे रही है। तो जब तक वो वाहन आपके पास है और उसका आप कह सकते हैं कि किस्त दे रहे हो, इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तब तक वो कहलाएगा ड्यूरिंग द हाइथोफिकेशन, अडमान के अंतर्गत वो वाहन यूज करते हो। ऐसा और उदाहरण हो सकता है कि आपको मान लो कि आपने एक वाहन खरीद लिया, वाहन चला रहे हो, इसी बीच आपको पैसे की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, और आप बैंक के पास गए और बैंक से बोला कि साहब मुझे 2-3 लाख रुपए की जरूरत है, बैंक ने कहा कुछ सिक्योरिटी में रख दो, तो आपने अपनी 5-6 लाख रुपए के कार के कागज बैंक में जमा कर दिए और कार का पोजीशन आपके पास ही है। ध्यान रखना, देखो गिरवी में क्या होता है, गिरवी आपको याद होगा, गिरवी पार्ट ऑफ बेलमेंट होती है, यानी प्लेस यानी उपनिधान, जिसमें संपत्ति कोई भी माल को यानी कि जंगम संपत्ति को डिलीवर किया जाता है, ठीक है। और स्वाभाविक बात है जब सिक्योरिटी के लिए डिलीवर करते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका गिरवी कहलाता है, प्लेस कहलाता है। लेकिन जब आप केवल किसी जंगम संपत्ति, कार या मोटरसाइकिल के केवल जो उसके डॉक्यूमेंट्स है, यानी उसको केवल सिक्योरिटी में उसके दस्तावेज ही जमा करते हो, ठीक है, और कार मोटरसाइकिल का पोजीशन आपके पास है, तो इसको बोला जाता है अडमान हाइथोफिकेशन। तो यदि आपने बैंक से पैसा लेना है और आपने बैंक में एज ए सिक्योरिटी अपने किसी वाहन को रख दिया है, तो वह भी पार्ट ऑफ हाइथोफिकेशन कहलाता है। इस बात को यहां पर ध्यान में रखिएगा।
तो ये यहाँ पर अब अनसिक्योर्ड डेब्ट का मतलब समझ में आ गया, अजमानती ऋण मतलब कोई भी ऋण जिसके लिए कोई जमानत सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि ऋण लिया गया है और सिक्योरिटी के तौर पर, उस ऋण की सिक्योरिटी के तौर पर ना तो कोई भी जंगम या स्थावर संपत्ति को नहीं रखा गया है, तो वो अनसिक्योर्ड जो डेब्ट होता है, बाद में यदि उसको रिकवर करना है, उसके लिए जो केस लगाया जाता है उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। तो एक उदाहरण समझ लो कौन सा होता है, जैसे मान लो उदाहरण कि यदि मोहन ने सुरेश से 10,000 रुपए वचन पत्र, प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, जैसे मान लो कि भाई मुझे पैसे की आवश्यकता है, मैं किसी के पास गया, भाई मुझे जो है तो 10,000 रुपए दे दो, सामने वाला कहेगा भाई कुछ सिक्योरिटी रख दो, मैंने कहा भाई कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर यार कुछ तो ऐसा करो जिसको मतलब बाद में तुम पैसा ना दो तुम्हारे ऊपर कोई कार्यवाही कर सके। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करता हूं कि मैं एक प्रोमिसरी नोट लिख देता हूं कि मैं 10,000 रुपए आपको देने का वचन देता हूं, ठीक है। तो आप ये प्रोमिसरी नोट आप अपने पास रख लो, और मान लो कि 2-3 महीने में मैं आपको पैसे नहीं देता हूं, तो इस प्रोमिसरी नोट के आधार पर आप कोर्ट में केस लगा सकते हो, क्योंकि ये धन वसूली का केस होता है, 3 साल की समयावधि है, तो 3-4 महीने का समय मुझे दे दो, आप 3-4 महीने में पैसे वापस नहीं करता हूं तो आप केस लगा लेना प्रॉमिसरी नोट के आधार पर। तो अब ये जो वचन पत्र मैंने लिख के दिया, कि अब वचन पत्र नहीं केवल एक व्यक्तिगत अपने ऊपर, मैंने वचन पत्र मैंने पढ़ाया था, कहां पढ़ा था वचन पत्र को, एनआईए, इसके अलावा अरे लिमिटेशन में भी तो पढ़ा था, लिमिटेशन एक्ट में भी पढ़ा था ना, एनआईए में पढ़ा था और लिमिटेशन में भी पढ़ा था, 2 जगह हमने प्रोमिसरी नोट को पढ़ा है, ठीक है। तो लिमिटेशन एक्ट में याद है कहां पर डिफाइन किया गया है, मतलब याद नहीं मुझे, देखो डी ई एफ के आसपास कहीं होगा, है ना। तो वो वचन पत्र, हम हाँ वचन पत्र वहीं लास्ट में नीचे होगा, तो उधर देख लेना। और एनआईए की तो धारा याद है, धारा जो है तो उसके है 4 में दिया गया है, ठीक है। तो एनआईए में तो धारा 4 में है, इसकी लिमिटेशन का चूंकि सब क्लॉज है, मुझे भी एकदम से याद नहीं आ रहा है, और मेरे हिसाब से एफ जी, मतलब या तो जी या डी, मतलब देख लो, नहीं एफ में है सुखाचार, तो एफ के बाद जी आता है, आई थिंक जी में हो सकता है, या परिसीमा जी में एच हो सकता है, एच हो सकता है या डी हो सकता है, मतलब देख लेना, है ना, ई डी या मतलब एच, इसी में होगा किसी में। अरे एक जगह बंध पत्र, एक जगह वचन पत्र बताया गया है, तो आई थिंक डी में बंध पत्र बताया गया है और एच में वचन पत्र, देख लेना ऐसा कुछ वहीं बंध पत्र वचन पत्र बताया गया है, लिमिटेशन में देख लेना, मतलब बैलेट हो तो अभी चेक कर लो, नहीं तो बाद में देख लेना, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, डी में है ना। बंद पत्र है। हाँ क्या बोला, क्या बताया सर डी में तो बंद पत्र है। हाँ तो डी में बंध पत्र क्लियर हो गया, तो एच देखो, एच में गुड फेथ है, एच में तो सर, है एच में तो गुड वचन पत्र फेथ है। कहाँ बताया गया, सॉरी वचन पत्र कहाँ बताया गया है, के में, के में, के में, के में, के 2K में, में। अच्छा के, 2K में, ठीक है, हाँ वही ठीक है, HIJK, के में बताया गया है, तो वचन पत्र के में और डी में जो है तो बंध पत्र, ठीक है। तो 2K में आपका लिमिटेशन एक्ट में, वो क्या ऐसे मुझे कभी कभी मिस हो जाती है। चलिए तो मुद्दे की बात करते हैं, तो यहां पर वही है कि वचन पत्र लिख करके देता है, तो सुरेश का मोहन के प्रति दावा, अब यहां पर यदि मान लो कि मोहन फिर पैसे मान लो कि उस समय पर नहीं देता है, तो सुरेश के पास जो है तो उस प्रोमिसरी नोट के आधार पर मोहन के ऊपर जो वाद दावा लगाने का जो अधिकार है, इसी को जो है तो क्या बोलेंगे, अनियोज्य दावा, क्योंकि एक ऐसा ऋण है जो अनसिक्योर्ड है, अजमानती है, यह बात यहाँ पे ध्यान में रखना। तो क्लियर कहानी, तो अजमानती ऋण होना चाहिए पहली चीज, यानी कि बंधक, गिरवी या जंगम संपत्ति, वही अडमान प्रतिभूति के तौर पर ऋण ना हो, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट इसका, कि किसी जंगम संपत्ति में फायदाप्रद हित, है ना, दूसरा देखो वहां पर कहता है कि जंगम संपत्ति में फायदाप्रद हित, है ना, कि दावेदार, तो यहाँ पे वो संपत्ति दावेदार के वास्तविक या आणविक कब्जे में नहीं है, ठीक है, जंगम संपत्ति में फायदाप्रद हित जो दावेदार के वास्तविक या आणविक कब्जे में, तो अब यहाँ पे कोई भी हो वास्तविक या आणविक किसी प्रकार के कब्जे में ना हो, तो मैंने कब्जा भर लिखा है, कब्जे में जो है तो वास्तविक या आणविक 2 प्रकार का कब्जा कहलाता है, दोनों को हम समझाते हैं। तो पहली चीज देखो यहाँ पे कहता है कि जंगम संपत्ति में फायदाप्रद हित, ठीक है, जंगम संपत्ति में फायदाप्रद हित,
कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल नीचे लिखा हुआ, उसे समझ में आ जाना। जैसे मान लो कि एक फर्म है, फर्म में जो है तो ए बी सी जो है तो पार्टनर है, ठीक है, ए बी सी जो है तो एक फर्म में जो है तो फर्म में 3 पार्टनर हैं। अब मान लो कि इनके बीच ये जो भागीदारी फर्म है इसका विघटन, डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म का विघटन हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि फर्म की जो संपत्तियां होती हैं वो मतलब विघटन हो रहा है, या मान लो कोई भी एक ऐसा विघटन करवा देते हैं, या मान लो कोई भी छोड़ के जा रहा है तो विघटन हो रहा है, सभी अब अलग अलग रास्ते चले जाएंगे। तो फर्म की जो चल संपत्तियां हैं, है ना, मान लो फर्म में कुछ वाहन भी थे, गाड़ियां भी थी, तो चल संपत्तियां, अब देखा जाए तो चल संपत्तियां किसके पोजीशन में है? उस फर्म के पोजीशन में है, पर्सनल पोजीशन में नहीं है। देखो वास्तविक कब्जे का मतलब क्या होता है, मैंने आपको चूंकि थोड़ा सा वास्तविक और आणविक कब्जा दोनों जो है तो जब मैंने आपको पढ़ाया था बीएनएस, वहां पे बताया था कि जैसे मान लो कि भाई ये मोबाइल मेरे कब्जे में है तो ये मेरा वास्तविक कब्जा है, ये क्या है, मेरा वास्तविक कब्जा। लेकिन मान लो कि मैं इस बिल्डिंग में रहता हूं और इस बिल्डिंग में किसी भी जगह पर लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, और मुझे लगा कि भाई मैं पता नहीं मोबाइल का केयर कर नहीं पाऊं, तो मैंने कहा कि भाई लॉकर में मैं मोबाइल रख दिया, यानी एक लॉकर मैंने आज के दिन के लिए परचेस कर लिया और उस लॉकर में मोबाइल रख दिया और उसकी चाबी मेरे पास है, आज के दिन तक के लिए लॉकर में मोबाइल रखा हुआ है। तो अब वो मोबाइल मेरे कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में है, आणविक कब्जे में है। कैसे कब्जे में है? आणविक कब्जे में है, ठीक है। ये वास्तविक कब्जा या आणविक कब्जा, यानी कुल मिलाकर किसी के पोजीशन में हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति, जैसे मान लो कोई संपत्ति है, जैसे मान लो कि भाई किसी फर्म में लगा हुआ कि कार की जरूरत है, ट्रक की जरूरत है, तो आदमी ने पैसे लगा करके, पार्टनर ने पैसे लगा करके उस कंपनी के लिए कार ट्रक खरीद लिया होगा सॉरी। तो वाहन देखा जाए तो कंपनी का है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट जो है तो किसका है? उन सभी पार्टनर का। तो जब विघटन होता है तो कोई भी वाहन है तो हर पक्षकार उसमें जो अपना अपना हित है, यानी अपना अपना हिस्सा है, वो मांग सकता है, और वही है अपना हित मांगना अनियोज्य दावा कहलाता है, ठीक है। ऐसा भी समझ सकते हो कि मान लो कि 3 पार्टनर थे, सी छोड़ के जा रहा था, तो सी बोलेगा भाई छोड़ के जा रहा हूं, इसके जो भी जितना भी संपत्ति, चल अचल संपत्ति मेरा हिस्सा। तो ये अनियोज्य दावा केवल चल संपत्ति की बातचीत करता है, अचल के लिए बातचीत नहीं करता है। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है किसी प्रकार की, है ना, तो उसमें कोई हिस्सा तो ये मांग यहाँ पे सकता है, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम्पल इसमें आ सकता है। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा था, इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल और यहाँ पर हो सकते हैं, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है आपका एक्शनेबल क्लेम, अनियोज्य दावा, ठीक है, का ये दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरे पार्ट में आते हैं कि किसी संविदा के तहत, अब देखो वहां पे बैरेक्ट में क्या कहता है कि किसी संविदा के तहत उत्पन्न कोई भी, कह सकते हो कि हित, लाभ या हित, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत उत्पन्न कोई भी लाभ या हित जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष का आधार मानती हो। मतलब कि कोई भी लाभ या हित जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष का आधार मानती हो, और वो पर्टिकुलर लाभ या हित किसी संविदा से उत्पन्न हुआ हो। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं और वो एग्जाम्पल मैंने आपको नीचे बताए हैं। तो जैसे कि आपने मान लीजिए कि किसी जीवन बीमा कंपनी से जो है तो संविदा की, मतलब बीमा लिया, आपने इंश्योरेंस करवाया, और बाद में जब इंश्योरेंस मिच्योर हो गया तो फिर वो बीमा राशि प्राप्त करने के लिए दोनों बातें हो सकती हैं। यदि मान लो मिच्योर हो गया तो प्राप्त करने के लिए, या जैसे वही है कि जैसे किसी व्यक्ति ने एक्सीडेंटल बीमा लिया, उसका एक्सीडेंट हो गया तो इलाज करवाने के लिए, कोई भी किसी प्रकार का वाहन इंश्योरेंस लिया, वाहन का एक्सीडेंट हो गया तो उसके रिपेयर करवाने के लिए, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो आफ्टर डेथ उसके परिवार को जो है तो पैसा चाहिए। तो जो भी यहाँ पर जो भी उस पर्टिकुलर जो इंश्योरेंस की राशि है उसको जो रिकवर करने का केस रहता है वो एक्शनेबल केस कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है ना, ये कैसे क्रिएट होता है? ये क्रिएट होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। और यहाँ पर वही है कि सिविल न्यायालय इसको आधार मानती है कि भाई यदि ऐसा हुआ है, प्रॉपर कंपनसेशन वगैरह, यदि कंपनी ने पैसा नहीं दिया है तो आप कंपनसेशन प्राप्त कर सकते हो। दूसरा है कि संविदा के निष्पादन, किसी संविदा का एग्जीक्यूशन, तो उसमें प्राप्त होने वाले लाभ। भाई कोई भी संविदा किया है और संविदा का जब एग्जीक्यूशन होता है ना, जैसे 2 व्यक्ति ने संविदा किया कि भाई हम कोई बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करेंगे और आपस में कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई इसमें जो भी इनकम जनरेट होगी इसमें मेरा 30% मिलेगा, 40% मिलेगा।
ठीक है। लेकिन मान लो कि भाई बाद में जब जो कह सकते हो कि कोई भी अर्न हुआ, ज्यादा पैसा आ गया, तो बोले नहीं भैया ज्यादा कम देंगे तुमको पैसा। तो भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई इतना लाभ मिलेगा तो मुझे इतना लाभ चाहिए। अब मान लो वहां पे कोई कम लाभ दे रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति न्यायालय जाके उसको प्राप्त कर सकता है। बकाया किराया की राशि प्राप्त करने का अधिकार सिंपल सा है कि भाई कोई भी आप किसी जगह किसी किराए से देते हो, अब यहाँ पे जो किराएदार मकान मालिक को पूरा किराया नहीं देता है, तो मकान मालिक के पास अधिकार है कि जो एरर्स रेंट है, बकाया किराया है, वो उसको रिकवर कर सकता है। ये आपका अगला पॉइंट कहता है। फिर आगे माल क्रय करने की संविदा में लाभ प्राप्त करना, तो कोई भी माल, किसी प्रकार का गुड्स आपने खरीदा या बेचा है कहीं पर भी, है ना, तो उस पर कोई भी लाभ, जैसे देखते हो कि इतने सारे प्रोडक्ट बेचे जाते खरीदे जाते हैं, तो सबका माल मतलब उसका सबका परसेंटेज रहता है। एक होलसेलर का परसेंटेज रहता है, एक जो आपका रिटेल सेलर होता है उसका परसेंटेज, समझते हो ना। होलसेलर मतलब जो बहुत सारी चीजों को बेचता है, रिटेलर मतलब क्या होता है, जैसे जो एक दो चीजों को बेचता है ना। आपको पूरा मतलब कि पूरा एक दर्जन कोई चीज चाहिए तो होलसेल, पर्टिकुलर एक दो चीज चाहिए तो उसको रिटेलर। तो यहाँ पर जो भी इनका बेनिफिट प्रॉफिट रहता है वो इसके अंतर्गत आपका आता है। साझेदारी, अब जैसे मान लो पार्टनरशिप की गई है, पार्टनरशिप भंग हो गया है, तो अब पार्टनरशिप भंग होने पर अपना हिस्सा प्राप्त करने का, अपना अधिकार का जो भी दावा वहां पे लगाया जाता है, तो ये एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत आता है। ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं, तो मोटे मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि आपका जो एक्शनेबल क्लेम है वो तीन प्रकार से निकल के सामने आता है। पहला है कि अजमानती ऋण, अनसिक्योर्ड डेब्ट, ठीक है, जो स्थावर संपत्ति का बंधक और जंगम संपत्ति का गिरवी या डिमांड। तो ये इस प्रकार से एग्जाम्पल मैंने बता दिया, तो मतलब ये वो नहीं होना चाहिए। तो यानी कि आपका एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि प्रॉमिसरी नोट पर वचन पत्र कोई धनराशि प्राप्त की गई तो इसके अंतर्गत आ सकता है। दूसरा है किसी जंगम संपत्ति में फायदा हित प्राप्त किया गया है और वो संपत्ति दावेदार के वास्तविक या आणविक कब्जे में ना हो, तो भी ऐसी कंडीशन में उस संपत्ति से जो है तो वो प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा जो है तो यहाँ पर आपका कह सकते हो कि संविदा के तहत उत्पन्न होने वाले लाभ या हित जो है तो इसके अंतर्गत जो है तो आपके आएंगे। तो ये आपका तीन पार्ट में एक्शनेबल क्लेम को, अनुयोज्य दावे को जो है तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से एक्शनेबल क्लेम जो है तो आपको समझ में आ गया होगा। है कोई जिसको पल्ले नहीं पड़ा? नहीं सर, सर के ऊपर से निकल गया, फिर से बताओ, फिर से बताएं क्या? है कोई जिसको फिर से बताना पड़ेगा? जूली समझ में आ गया? देविया कोई दिक्कत? इधर तुम लोग कोई पल्ले पड़ा, समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। संविदा से उत्पन्न वाले लाभ या हित जो सशर्त हो या समाश्रित हो। अब ये सशर्त या समाश्रित क्या होते हैं? तो सशर्त मतलब जिसमें कंडीशन लगी हो, कुछ कंडीशंस के साथ मिलेंगे। समाश्रित का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर मतलब कि किसी एक शर्त पर आश्रित हो, मतलब वही कि समाश्रित किसी किसी घटना पर। हाँ वही समाश्रित आपने पढ़ाई है, समाश्रित संविदा। तो समपार्श्विक किसी घटना पर आश्रित हो कि पहले ये हो जाएगा तुमको संपत्ति मिलेगी, है ना। तो ये चीज है सशर्त, मतलब कि कोई शर्त लगाई गई कि ऐसा कर दो तो संपत्ति मिलेगी। तो मैं आगे आपको भी टीपीए में ही इनको अच्छे से बताया गया है, तो मैं सभी चीजों को अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, है ना। तो ये सशर्त समाश्रित जब आप आगे पढ़ लोगे ना तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये अनुयोज्य दावा अच्छे से समझा दिया। अब यहाँ पर एक दो केसेस भी देख लेते हैं कि सनराइज एसोसिएशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का एक केस है 2006 का। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉटरी में यदि कोई पार्टिसिपेट करता है तो फिर वहां पर जो मनी रिकवरी का जो केस है वो एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा। तो कोई भी लॉटरी या आजकल जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप होते हैं वहां से भी मान सकते हो, इसे लिखा नहीं है पर उसको भी आई थिंक वो भी उसी प्रकार में आएगा। ठीक है। तो कोई भी ऐसा लॉटरी ऑनलाइन गेमिंग ऐप कहाँ कहीं से भी जो है तो जहां पर वही अनसिक्योर्ड एफडी कहलाता है, तो धन वसूली का जो वादा है, दावा है सॉरी, ये आपका एक्शनेबल क्लेम अनुयोज्य दावा कहलाता है। एक और समझिएगा, भारत संचार निगम बनाम पवन कुमार गुप्ता का एक केस है, बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल वर्सेस पवन कुमार गुप्ता। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा
कि जब केंद्र सरकार ने बीएसएनएल की स्थापना की तो दूरसंचार विभाग के जितने भी काम हैं, कार्य, अधिकार, दायित्व उसको ट्रांसफर कर दिए, भाई तुम जो है तो इसको संभालो। तो स्वाभाविक बात है कि यदि बीएसएनएल को, अब जैसे बहुत सारे ऐसे होता ना कि अब ये मतलब बिल बकाया है, किराया वगैरह नहीं हो रहा है, तो बीएसएनएल फिर जो है तो उसके पास अधिकार है कि वो जितना भी कोई बकाया है, अब उसको अधिकार दायित्व सब दिया गया है, ठीक है। तो स्वाभाविक बात है कंपनी चलाने के लिए यदि कोई बकाया है किसी भी बड़ी कंपनी से या किसी पर्टिकुलर छोटी कंपनी का किसी से भी, तो उसको रिकवर कर सकती है, और इसको रिकवरी के लिए जो जनरली केस रहते हैं वो अनियोजित दावे के रूप में किए जा सकते हैं। तो किसी प्रकार के बकाये की वसूली जो है तो बीएसएनएल कर सकती है, और उस बकाये की वसूली जो है तो बीएसएनएल एक्शनेबल क्लेम के माध्यम से करेगी। क्योंकि शुरुआत में जब बीएसएनएल आई, मतलब बीएसएनएल शुरुआत में चूंकि उसका नेटवर्क ज्यादा अच्छा था, ठीक है, बाद में दूसरी कंपनियों ने ओवरटेक कर लिया, लेकिन शुरुआत में कई कंपनियां उनसे जो नेटवर्क उधार लेती थी, पेमेंट नहीं करती थी, तो वो सब उसके बारे में बातचीत करता है कि उसकी सबकी रिकवरी जो है तो कर सकता है, और ये वसूली जो है तो अनियोज्य दावा एक्शनेबल क्लेम यहाँ पे कहलाती है। तो आई थिंक सो आपको अच्छे से एक्शनेबल क्लेम समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 4 नंबर का 60 नोट आने की पूरी संभावना रहती है, तो मेरा पूरा प्रयास रहा है कि ऐसे नोट्स और ऐसे कंटेंट्स इतना दे दूं कि 4 नंबर आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कर सको। बाकी अनियोज्य दावा एक विशेष प्रकार की जंगम संपत्ति कहलाती है, ये भी ध्यान रखना, ये एक विशेष प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। और चूंकि एक विशेष प्रकार की जंगम संपत्ति, मतलब इसकी प्रकृति नेचर कैसा होता है कि ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है, इसके लिए इसके अंतरण के संबंध में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अध्याय 8 की धारा 130 से लेकर के 137 में प्रावधान दिया गया है। एक्शनेबल क्लेम द स्पेशल टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हैंस प्रोविजन इन द ट्रांसफर, ठीक है ना, ट्रांसफर चैप्टर 8 सेक्शन 130 to 137 इन सॉरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है तो ये आपका सिंपल सा एक्शनेबल क्लेम जो है यहाँ पे कवर अप हो गया। ओके।